हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम ईवीएस के यानी पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र के 16 क्वेश्चन से लेकर के 30 क्वेश्चन तक इस वीडियो में कराएंगे, जो कि सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भी जो है पीआरटी लेवल पर शिक्षक भर्ती की जितनी भी परीक्षाएं कराई जाती हैं तो उसमें जो है ईवीएस के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए ये सारे जो है क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो देखिएगा। इसमें यानी 16 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को, तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को क्या करना चाहिए। तो पहला वाला ऑप्शन है कि बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। यानी पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को तो बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं उन्हें सम्मान देना चाहिए। या सेकंड है कि अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। या अगला है कि विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। तथा फोर्थ है कि विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो आइए देखिए कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को क्या करना चाहिए। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। यानी अध्यापकों को, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को तो विशेषता अपने प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। यानी 17 नंबर वाला क्वेश्चन है, कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां, तो क्योंकि कविताएं और कहानियां देखिएगा क्या प्रदान करती हैं बच्चों को। तो पहले वाले ऑप्शन में देखिए कि बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं। यानी कविताएं और कहानियां तो बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं। या अगला है कि संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं। यह देखिए अगला है सी है कि विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं। यानी पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय तो कविताएं और कहानियों का प्रयोग तो विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं। यह अगला है कि सृजनात्मक एवं सौंदर्यबोध का पोषण कर सकती हैं। तो देखिए कि कविताएं जो है, कविताओं और कहानियों का प्रयोग, तो कविताओं और कहानियों का प्रयोग देखिए कि पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में तो इसलिए प्रभावशाली हैं कि बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं। यानी पहला भी होगा कि बच्चों की परिवेश का समृद्ध चित्रण भी कर सकती हैं। उसके बाद देखिएगा कि संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा सी नहीं होगा क्योंकि विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं। तो बच्चे छोटे हैं, इसमें व्याख्या नहीं करना है। तो ये वाला जो है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि व्याख्या करना नहीं है इसमें। तो अगला वाला देखिएगा कि सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि ए, बी और डी जो है तो ये सही हो जाएगा। बाकी सी वाला जो है तो व्याख्या करना, तो व्याख्या नहीं करना है क्योंकि बच्चे छोटे हैं, तो व्याख्यात्मक जो है नहीं करना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि ए, बी और डी। आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में, तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में क्या करना चाहिए। तो पहला है कि परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। अगला है कि रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। यह नेक्स्ट है कि बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। यह नेक्स्ट वाला है कि बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। तो देखिए कि इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, ए, डी, बी और सी, केवल सी तथा केवल ए, बी और सी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बी और सी। यानी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु में तो परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, तो ये भी सही हो जाएगा। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। रटकर नहीं सीखना चाहिए। अगर बच्चे रटकर सीख रहे हैं तो उनको हतोत्साहित करना चाहिए, ना कि जो है उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये भी सही हो जाएगा कि रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। उसके बाद सी है कि बच्चे को विभिन्न प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल सही है। डी देखिएगा कि बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए, तो केवल देखिएगा लिखित जानकारी नहीं दी जानी चाहिए, तो ये वाला जो है गलत हो जाएगा। बाकी ए, बी और सी जो है तो सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ए, बी और सी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है 19 नंबर वाला क्वेश्चन कि एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए
कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। एक विद्यालय ने जो है तो राजस्थान घूमने के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। अब भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं होंगी, यानी जब बच्चे वहाँ पर घूमेंगे, भ्रमण करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, तो उनसे जो है एक शिक्षक की क्या अपेक्षाएं होंगी। तो आइए देखिए पहला वाला ऑप्शन कि यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए, या अगला है कि चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, या अगला है कि उन्हें आनंद उठाना चाहिए, या अगला वाला देखिएगा फोर्थ वाला कि उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए और टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। तो देखिएगा कि एक शिक्षक की यही अपेक्षाएं होंगी बच्चों से कि बच्चे जो हैं उन्हें ध्यान से अवलोकन करें और टिप्पणियां दर्ज करें, यानी देखने के बाद में चीज़ों को तो टिप्पणियां दर्ज करें शिक्षक से, अपने साथियों से और बाकी बच्चों से, तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। तो यही अपेक्षाएं बच्चों से की जाएंगी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है इस वीडियो का कि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। अब इसमें सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में तो पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का कौन सा उद्देश्य नहीं है पूछा गया है। तो पहला है कि इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए, यानी ये उद्देश्य नहीं है। या नेक्स्ट है कि इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। या थर्ड वाला देखिएगा कि इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। या फोर्थ है कि इसे बच्चों को संस्कृत अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। तो आइए देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा कि पर्यावरण अध्ययन यानी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में तो पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो नहीं के लिए देखिएगा कि परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए, यानी बच्चों को तो परिभाषा याद नहीं करवाना है, रटवाना नहीं है, तो इसे बच्चों की मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। तो देखिए ये वाला ऑप्शन जो है तो निगेटिव हो जाएगा, तो नहीं है पूछा गया है। तो कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो यही उद्देश्य जो है नहीं है, क्योंकि इसे बच्चों की मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। तो ये वाला जो है ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 है कि ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा। तो कौन सा सबसे अधिक प्रभावी अधिगम यानी सीखना तो अनुभव होगा। तो पहला देखिएगा कि संबंधित मामलों यानी समस्याओं पर वीडियो फिल्म दिखाना, यानी सबसे अधिक प्रभावी अधिगम ये होगा। या अगला देखिएगा कि संबंधित मामलों समस्याओं पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना। या थर्ड वाला देखिएगा कि संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का संचालन करना। या फोर्थ है कि विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। तो देखिए कि ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए तो इसमें कहा गया है कि सबसे अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव कौन सा होगा। तो सबसे अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव ये होगा कि विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है 22 नंबर वाला क्वेश्चन है कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। यानी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आइए देखिएगा कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर्वेक्षण और लेखन का। तो पहला है कि शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, या शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। या अगला है कि विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना, या शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर
एक भाग का मुख्य उद्देश्य ये है कि शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को सीखें, खोजें और सीखें। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। 23 नंबर वाला क्वेश्चन है कि खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिगम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। यानी खेल जो हम खेलते हैं तो ये प्रकरण है, तो इस प्रकरण में शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए तो निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे अधिक प्रभावी होगी। तो आइए देखिए पहला वाला कि शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल दिखाना खिलाना, यानी ये सबसे अधिक प्रभावी होगा। या अगला है कि विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। या थर्ड वाला देखिएगा कि शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। या फोर्थ है कि शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि खेल जो हम खेलते हैं ये प्रकरण है, यानी पाठ का प्रकरण है और इसमें इस शिक्षण शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए तो कौन सी शिक्षण युक्ति जो है सबसे अधिक प्रभावी होगी। तो देखिए कि इसमें जो है सबसे अधिक प्रभावी शिक्षण युक्ति ये होगी कि शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। 24 नंबर वाला क्वेश्चन है कि कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका, यानी कक्षा 5 की एक अध्यापिका है जिसका नाम है माहिका, चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए कि सार्थक अधिगम सीखने के लिए तो उसे बच्चों को किस तरह से प्रोत्साहित करना चाहिए, क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो पहला वाला ऑप्शन है कि यह समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं। उसके बाद में कि यह समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। देखिए अगला है कि अधिकतम पौधों के नाम लिखना, ये सबसे उपयोगी होगा। या उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। तो देखिए कि माहिका ये चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें और सार्थक अधिगम यानी सीखें। उसके लिए उसे बच्चों को जो है तो ये प्रोत्साहित करना चाहिए कि उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करें। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा। 25 नंबर वाला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती। तो देखिए कि राष्ट्रीय पाठचर्या यानी नेशनल करिकुलम NCF 2005 तो किसे प्रस्तावित नहीं करती पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में। तो पहला वाला देखिएगा कि बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, या हस्तपरक क्रियाकलाप, या तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, या फोर्थ है कि विषयानुसार उपागम। तो आइए देखिए कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में नेशनल करिकुलम 2005 यानी राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 तो ये प्रस्तावित नहीं करती कि तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, यानी इसे जो है तो ये प्रस्तावित नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि EVS की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। तो EVS की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग तो किसके लिए किया जा सकता है। तो आइए ऑप्शन में देखिएगा कि पहला है कि विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जा सकता है, या अगला है कि शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है, या प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है, या कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए किया जा सकता है।
तो देखिए कि ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग तो ये किया जा सकता है शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। अब आगे देखिएगा, तो इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? यानी ये इस क्वेश्चन के माध्यम से तो किस प्रकरण कौशल का अध्ययन किया गया है, यानी किस प्रकरण कौशल का आकलन किया गया है? तो पहला है वर्गीकरण एवं चर्चा का, उसके बाद परिकल्पना एवं प्रयोग करना, न्याय के लिए सरोकार, या देखिएगा अगला है कि अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। तो देखिए कि इसके लिए जो है छोटे बच्चे हैं, यानी आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, तो अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। तो इस प्रश्न के माध्यम से प्रश्न के माध्यम से तो इस कौशल का आकलन किया गया है कि अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, यानी अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग कौशल का आकलन किया गया है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकी हैं? तो देखिए कि कौन सा जो है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए तो आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं। तो पहला वाला देखिएगा परियोजना कार्य, उसके बाद क्षेत्र भ्रमण, उसके बाद में है जनरल यानी लिखना या विचार मानचित्रण। तो देखिए कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका देखिएगा बी और सी सही होगा, या केवल डी, या केवल ए और बी, या उपरोक्त सभी। तो आइए देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं। तो आकलन के लिए इसमें उपकरण और तकनीकें पूछा गया है कौन से हैं। तो आकलन के लिए उपकरण एवं तकनीकें, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि परियोजना कार्य और क्षेत्र भ्रमण, यह आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, देखिएगा ए और बी सही हो जाएगा। तो ए भी देखिएगा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। सहयोगात्मक अधिगम में जो पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी होते हैं तो वो छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। तो पहला है कि समूहों में द्वंद्व, गहन प्रतियोगिता, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा, या उच्च नैतिक विकास। तो सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी तो छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। तो वो उच्च और उपलब्धि और स्वगरिमा इसका आकलन करते हैं, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका ... का प्रयोग करना। तो देखिए कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका और ... का प्रयोग करना तो क्या हो जाएगा। तो पहला है गृह कार्य, सेकंड है योगात्मक कार्य, थर्ड है पोर्टफोलियो, उसके बाद फोर्थ है कि आवधिक परीक्षाएं। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे के आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका जो होता है तो होता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पोर्टफोलियो के अंतर्गत तो बच्चों से संबंधित उनकी सारी लिखित जानकारी एक रजिस्टर के अंदर की जाती है। बच्चों से संबंधित जितनी भी उनकी पर्सनल जानकारी होती है बच्चों की, तो वो एक जो है रजिस्टर में तैयार की जाती है जिसे पोर्टफोलियो कहा जाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।